तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका मेडिकल क्लासेस। तो आज हम फार्माकोलॉजी वॉल्यूम फर्स्ट में चैप्टर नंबर 4 में एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स देखेंगे। ठीक है, एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स क्या होती हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें आप डिटेल में जानेंगे एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स क्या होती हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है और मतलब उसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, उसके अंदर उसका यूज़ वगैरह हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स क्या होती हैं। एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स वो होती हैं जैसे किसी भी पर्सन को अस्थमा हो गया तो हम उसमें जो ड्रग्स प्रोवाइड कराएंगे उसको बोलते हैं एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स। तो चलिए देखते हैं एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स जो या मेडिकेशंस होती हैं जो यूज़ करी जाती हैं मैनेज और एलिवेट करती हैं सिम्टम्स ऑफ अस्थमा, जो कि एक क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन है। ठीक है, एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स वो होती हैं जो मैनेज करती हैं और एलिवेट करती हैं अस्थमा के जो सिम्टम्स होते हैं उनके लिए। और अस्थमा जो है एक क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन है या बोल सकते हैं क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जिसमें हम एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगला हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स का। तो नंबर 1 पे हमारा आता है ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स में आएगा हमारा नंबर नहीं बोल सकते, इसमें सब टाइप्स से जो ब्रोंकोडायलेटर्स में आएंगे वो आएगा बीटा 2 सिम्प्टोमाइमेटिक्स में जो हम ड्रग्स लेंगे वो सॉल्ब्यूटामोल और इफेड्रीन होगी। ठीक है, और नंबर 2 पे आता है मिथाइलहेक्सेंथीन, जो इसमें आएगा हमारा नंबर 3 पे हमारी आती हैं ब्रोंकोडायलेटर्स में ही एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, जिसमें हम देंगे इसको आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और ट्यूट्रोपियम ब्रोमाइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 2nd नंबर पे आता है ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट। ठीक है, जिसमें आता है हम यूज़ करेंगे मोंटिलोकोस्ट और जेफिरलोकोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 3 नंबर पे आता है मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, जो कि हमारा यूज़ करी जाती हैं अस्थमा में। इसमें आएगा सोडियम कार्बोग्लाइसेट और कीटोटिफेन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है 4th नंबर पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड से उसमें सब टाइप आएंगे इसमें, सिस्टमिक और इनहेलेशन। सिस्टमिक में हाइड्रोकॉर्टिसोन और पेरिडीनोसोलोन यूज़ करेंगे और इनहेलेशन में हम करेंगे बैक्लोमेथासोन और फ्लूनीसोलाइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 5th नंबर पे आएगा आईजीई एंटीबायोटिक। ठीक है, इसमें आएगा ओमलाजीजुमाब जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हम ड्रग देखेंगे। एक ड्रग को कोई भी ड्रग ले लेंगे, इसमें मैंने सॉल्ब्यूटामॉल ली है, इसमें ब्रोंकोडायलेटर से बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्ब्यूटामॉल क्या होता है। सॉल्ब्यूटामॉल जो है इसे ऑल्ब्यूटेरॉल भी कहते हैं, जो मेडिकेशन है यूज़ कर दी जाती है रिलैक्स एंड ओपन योर एयरवेज। ठीक है, जो सॉल्ब्यूटामॉल है उसे ऑल्ब्यूटेरॉल भी कहते हैं और ये यूज़ करी जाती है, रिलैक्स करती है और ओपन करती है जो हमारे एयरवेज होते हैं उनको। ठीक है, इट इज़ यूज टू रिलीव विजिंग कफिंग एंड चेस्ट टाइटनेस एंड ब्रीथलेसनेस इन पीपल विद अस्थमा एंड सीओपीडी। ठीक है, जो ये यूज़ करी जाती है रिलीफ़ कराती है विज़िंग में, और जो कफ़िंग हो जाती है उसको निकालती है, चेस्ट टाइटनेस को दूर करती है, ब्रीथलेसनेस को सही करती है, और जो पीपल होते हैं जिन्हें अस्थमा हो जाता है उसमें भी यूज़ करें तो सीओपीडी में भी इसका यूज़ करें। अब हम देखेंगे कंपोजिशन कि जो हमारा सॉल्ब्यूटामॉल है उसका क्या क्या कंपोजिशन है, किस किस कंपाउंड से वो मिलकर बनी होती है। एल्ब्यूटेरॉल जो है एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो मतलब जिसे हम बोलते हैं सॉल्ब्यूटामॉल। ठीक है, जो अवेलेबल होता है वेरियस फॉर्म में इंक्लूडिंग द इनहेलर और नेबुलाइजर सोल्यूशन एंड टैबलेट्स में भी हम इसको देते हैं। तो अगला हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या एक्शन, क्या शो करता है सॉल्ब्यूटामॉल जो है वो हमारा बॉडी पर कैसे असर करता है, या हमें कैसे हमारी बॉडी को कैसे करके एक्टिवेट करता है, या हमें कैसे अस्थमा से रिलीफ दिलाता है। तो चलिए देखते हैं। अ शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एंटागोनिस्ट ब्रोंकोडाइलेशन रिलैक्स स्मूथ मसल एंड एयरवेज। ठीक है, ये शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एंटागोनिस्ट ब्रोंकोडाइलेटर्स है जो रिलैक्स करता है और स्मूथ मसल्स को, एयरवेज जो होते हैं उनको लीडिंग करता है और ब्रोंकोडाइलेशन से। ठीक है, प्रोवाइड करता है रैपिड रिलीफ एक्यूट ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन से अस्थमा में। ठीक है, जो हमारी ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है, ब्रोंकाइस जो होती हैं हमारी वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, उनसे ये रिलीफ दिलाता है अस्थमा में। ठीक है, और अदर जो रेस्पिरेटरी कंडीशंस होती हैं उनमें भी ये हेल्पफुल होता है। तो आपको ये एक्शन समझ में आ गया होगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है इसका सॉल्ब्यूटामॉल का वो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसकी डोजेज कि हम किस डोज मतलब कितनी क्वांटिटी में ये पेशेंट को देंगे। तो चलिए देखते हैं। सॉल्ब्यूटामॉल है जो कि हमारी मतलब कि टैबलेट बोल सकते हैं आती है, वो हम देंगे वैसे इससे 2, और हम जो अभी प्रोवाइड करेंगे वो 2 से 4 mg होगी। ठीक है, वैसे इसकी क्वांटिटी मतलब जो mg होती है वो ज़्यादा भी होती है और कम भी होती है। टर्ब्यूटालाइन जो होती है 5 mg देंगे, फॉर्मोटेरो जो होती है वो 80 mcg देंगे, और ब्यूटेरॉल जो होती है वो 200 से 400 mcg देंगे। इनहेलर मतलब जो हमारे इनहेलर है, इनहेलर के रूप में हम 200 से 400 mcg देंगे पर
मतलब कि जो 6 आवर्स की गैप में, ठीक है। अब हम इसकी रूट की बात करेंगे कि हम किस-किस रूट से इसको दे सकते हैं पेशेंट को। जैसे इन्हेलेशन के रूप में भी दे सकते हैं, ऐसे जो इन्हेलर पंप होते हैं उनके रूप में भी ये दिया जाता है पेशेंट को, जैसे सॉल्ब्यूटामॉल। ओरली जो होती है, ओरली में हम थियोफाइलिन भी दे सकते हैं, सॉल्ब्यूटामॉल की टैबलेट्स आती हैं वो भी दे सकते हैं। और इंट्रावेनस में एमिनोफाइलिन इंजेक्शन जो होता है वो हम दे सकते हैं। इंट्रामस्कुलर में एट्रोपिन दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको रूट्स भी समझ में आ गई होंगी कि सॉल्ब्यूटामॉल जो है वो हम किस तरह से पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। अब हम इसके देखें इंडिकेशन की, इंडिकेशंस क्या-क्या होते हैं। इंडिकेशंस मतलब हम किस-किस बीमारी में इसको यूज़ करते हैं, किस-किस कंडीशन में हम सॉल्ब्यूटामॉल को पेशेंट को प्रोवाइड कराएँगे। तो नंबर 1 पे आता है रिलीविंग द डिस्ट्रेस, ठीक है, डिस्ट्रेस ऑफ अस्थमा। जो अस्थमा हो जाता है उसमें डिस्ट्रेस हो जाता है, उसमें हम ये प्रोवाइड कराते हैं। ब्रोंकोस्पाज़्म और ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन में भी हम सॉल्ब्यूटामॉल को देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, मतलब कौन सी कंडीशन होगी, ऐसा कौन-सा डिज़ीज़ होगा जिसमें हम सॉल्ब्यूटामॉल को पेशेंट को नहीं देंगे, ठीक है, नहीं देना चाहिए हमें। तो हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगी, उसमें हम सॉल्ब्यूटामॉल नहीं दे सकते। अगला हमारा आता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी हम इसको नहीं दे सकते हैं। एरिथमियाज़ में भी नहीं दे सकते हैं। अनकंट्रोल्ड जो हाइपरटेंशन होता है उसमें भी हम पेशेंट को प्रोवाइड नहीं कराएँगे। प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ एल्ब्यूटेरॉल में कॉजेज़ द कैलेमिया, ठीक है। अगर हम जो हमारा एल्ब्यूटेरॉल है, मतलब सॉल्ब्यूटामॉल है, अगर हम उसको ज़्यादा लंबे समय तक पेशेंट को देंगे तो उसको हाइपोकैलेमिया भी हो सकता है, अकर हो सकता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम किस-किस कंडीशंस में सॉल्ब्यूटामॉल पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। अगला हमारा आता है ड्रग इंटरेक्शन, मतलब जो सॉल्ब्यूटामॉल जो है वो हमारे किस-किस अदर ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट करता है। ऐसे कौन से ड्रग्स हैं जिसके साथ वो अपना साइड इफ़ेक्ट बोल सकते हैं एक तरह से, या रिएक्शन शो करता है। तो बीटा ब्लॉकर्स एंटागोनिज़्म जो होते हैं वो इफ़ेक्ट एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स जो एंटागोनिस्ट होते हैं, जैसे हमारा ये सॉल्ब्यूटामॉल है वो बीटा ब्लॉकर्स ही है। तो ये एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट के साथ इफेक्ट शो करता है। और प्रोलॉन्ग ऑफ थियोफाइलिन कॉज द एडिटिव इफेक्ट, ठीक है। अगर हम थियोफाइलिन को प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय तक देंगे तो एडिटिव इफेक्ट जो है शो करेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सॉल्ब्यूटामॉल जो है वो कौन-कौन से ड्रग के साथ इंटरेक्ट करता है या अपना इफेक्ट शो करता है। अब अगला हम बात करेंगे एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं इसके, नंबर 1 पे आता है पैल्पिटेशन और हेडेक। एडवर्स इफेक्ट बोल सकते हैं नहीं, एडवर्स इफेक्ट ऐसे बोल सकते हैं जैसे क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट ये कॉज़ करेगा। जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं वो जो एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं वो एक्यूट में मतलब हमें देखने को मिलते हैं, और जो साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो सीरियसली होते हैं, ठीक है। पेशेंट में नर्वसनेस देखने को मिलेगी, एंग्ज़ायटी देखने को मिल सकती है, टेरेमर देखने को मिल सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है, एरिथमियाज़ भी देखने को मिल सकता है। ये आपके मतलब कि एक्यूट देखने को मिलेंगे, मतलब कम साइड इफ़ेक्ट जिसे बोलते हैं, मिनिमम, ठीक है। और जो हमारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो मतलब जो हम बोल सकते हैं सीरियस होते हैं, ज़्यादा सीवियरली होते हैं, ठीक है। जैसे कि इंक्रीज़ हो जाता है हार्ट रेट, हो मसल क्रैम्प्स हो सकता है, शेकीनेस हो सकता है। शेकीनेस मतलब पार्टिकुलरली इन हैंड्स में देखने को आपको मिलेगा। नर्वसनेस हो सकता है, टेंशन हो सकती है, हेडेक हो सकता है, डिस्टर्ब्ड स्लीप हो सकती है। और पेशेंट है उसको प्रॉपर्ली स्लीप नहीं, उसको नींद नहीं आएगी, ठीक है। उसकी जो स्लीप है उसको स्लीप लेने में प्रॉब्लम होगी। तो आपको ये साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफ़ेक्ट समझ में आ गए होंगे। हम बात करेंगे टॉक्सिसिटी, मतलब जो हमारा ये सॉल्ब्यूटामॉल है उसकी टॉक्सिसिटी क्या है, ठीक है। अगर मतलब उसकी ओवरडोज क्या कॉज कर सकती है, तो ओवर यूज़ और मिसयूज़ कैन लीड द ओवरडोज सॉरी टू द ओवरडोज सिम्टम्स लाइक सीवियर ट्रमर्स हो सकते हैं, चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है, इवन पोटेंशियली लाइफ ऑफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ठीक है। तो चेस्ट पेन भी देखने को मिल सकता है और सीवियर ट्रमर्स भी हो सकते हैं टॉक्सिसिटी में। अब हम बात करेंगे जो हमारा मेन आता है रोल ऑफ नर्स, मतलब हमारा अस्थमा रिलेटेड पेशेंट है या बोल सकते हैं पर्सन है, उसको मतलब कि नर्स उसमें क्या-क्या अपना रोल निभाएगी, उसकी कैसी केयर करेगी, क्या-क्या चीज़ें उसको प्रोवाइड कराएगी। तो ये हम देखेंगे रोल ऑफ नर्स। इसमें नर्स में क्या है, इसमें क्या करेगा, सबसे पहले नर्स नर्स क्या करती है, मॉनिटर करेगी सबसे पहले पेशेंट के ब्लड प्रेशर को, पल्स रेट को, रेस्पिरेटरी रेट को और ब्रीथिंग साउंड को, ठीक है। सबसे पहले हमें वाइटल्स को लेना होता है। देन हमारा आता है नेक्स्ट टीच द पेशेंट दैट हाउ टू यूज़ द इन्हेलर, ठीक है। हमें पेशेंट को टीच करना होता है, मतलब समझाना होता है जो इन्हेलर्स है या बोल सकते हैं जो मेडिसिन्स हैं उनके लिए हम कैसे करके पेशेंट को वो इन्हेल करेगा या कैसे करके इनटेक करेगा। नेक्स्ट हमारा आता है इंस्ट्रक्ट टू पेशेंट अवॉइड द रेस्पिरेटरी इरिटेंट्स सच एज स्मोक, डस्ट एंड स्ट्रॉन्ग स्मेल, ठीक। एडवाइस देना है कि हमें जो रेस्पिरेटरी मतलब इरिटेंट्स जो होते हैं, जो जैसे स्मोकिंग कर रहा है या डस्ट है या स्ट्रॉन्ग स्मेल है, इसको पेशेंट को अवॉइड करना है जिससे वो उसको और ज़्यादा सीवियरली प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।